जी प्लीज। ओके, देखिए, अनुवाद के समय आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखने हैं, उसके पहले एक चीज मैं बता दूं कि आप लोग हमेशा, आपको पता है कि अनुवाद जो है अनंतिम होता है। मतलब आप जो अनुवाद कर रहे हैं और कोई और अनुवाद कर रहा है, हो सकता है कि उसका अनुवाद आपके अनुवाद से बेहतर है। मतलब कि अनुवाद जो है अनंतिम है और वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल टेक्स्ट जो भी आप सोच रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, दैट इज ओरिजिनल। लेकिन उसको कोई अनुदित कर रहा है, उसके लिए बहुत सारे पर्याय हैं और अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग इंटरप्रेटर, अलग अलग अनुवादक अलग अलग शब्दों का, अलग अलग पर्यायों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अनुवाद जो है अनंतिम होता है। आपको मूल पाठ क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप देखिए। पॉइंट नंबर 1 है कि मूल पाठ के प्रति निष्ठावान रहें। इसके लिए आवश्यक है कि अनुवाद के लिए दी गई सामग्री को ध्यान से पढ़ा जाए और वाक्य संरचना का सम्यक विश्लेषण किया जाए तथा अंतर्निहित भाव को यथार्थ रूप में ग्रहण किया जाए। सबसे पहला पॉइंट है कि मूल पाठ जो क्या कहा आपकी लिखा गया आवाज है। किसी कारणवश रुक गई है। नहीं सर, आ रही है सर। ओके, आ रही है सर, आ रही है। चलिए ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट से हम ये समझ रहे हैं कि अनुवाद का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो बाकी मूल सभी लोगों पाठ को है। आवाज आ रही है आनंद जी की? जी सर, आ रही है। ओके ठीक है। ओके, तो मूल मूल पाठ में जो भी मैटर दिया गया है, उसका भाव क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, उनका संदर्भ क्या है, यह आपको जरूर ध्यान में रखना है। अनुवाद करते समय भूलना नहीं है, उस अपने पथ से भटकना नहीं है। उसको एक बार विश्लेषण कर लीजिए, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है। इसके बाद एक बार जब आप पूरे पाठ को पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि अनुवाद के लिए पैराग्राफ मिला और पैराग्राफ मिलते ही आपने अनुवाद करना शुरू कर दिया। ऐसा कभी मत कीजिएगा। जब तक पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग होता है, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर अलग होता है। पैराग्राफ में आपको भाव मिलता है कि हम इस पूरे पैराग्राफ का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, उसके हिसाब से आप अनुवाद कर सकते हैं। इसलिए हमेशा पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, उसके बाद अनुवाद कीजिए। अब अनुवाद जब कर रहे हैं, उस समय एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से के भाव से जरूर आप लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन उसको आप एक इकाई मानकर, एक सेंटेंस को एक यूनिट मान करके आप अनुवाद कीजिए। उसके बाद में जब आप अनुवाद आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप भाषा, आपकी जो भाषा है, आपकी आई मीन लक्ष्य भाषा है, उसके अनुरूप है कि नहीं है। आप उसके बाद पढ़ सकते हैं और आवश्यकता अनुसार आप थोड़े बहुत उसमें सुधार की गुंजाइश है तो कर सकते हैं। अब कई बार कुछ विद्यार्थी, कुछ अभ्यर्थी का प्रश्न होता है कि सर, कमा, फुल स्टॉप जैसे इंग्लिश में लिखा गया है, तो क्या हिंदी में भी वैसे ही लिखना है? जी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में जो एंड, इंग्लिश में जो एंड और कंजक्शन दिए गए होते हैं, हिंदी में जब अनुवाद आप करेंगे तो पता चलेगा कि दो सेंटेंस को, जहां पे कंजक्शन है, उसको मतलब एक सेंटेंस को दो सेंटेंस में आप हिंदी में लिख रहे हैं। आधे पार्ट को एक सेंटेंस में लिख रहे हैं, दूसरे पार्ट को दूसरा सेंटेंस बना रहे हैं। तो आप कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार ऐसा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में जो फुल स्टॉप, कमा लिखे गए हैं उसी हिसाब से हिंदी में भी करें, या फिर हिंदी में जैसे लिखे गए हैं उसी हिसाब से अंग्रेजी में करें। जैसे कि तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, मूल पाठ के लंबे व जटिल वाक्यों को लक्ष्य भाषा के प्रवृत्ति के अनुरूप विभक्त करें। मेरा इसको मैं समझा चुका हूं, आप समझ चुके होंगे कि आपको जरूरी नहीं है कि हिंदी अंग्रेजी में, अगर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश के सेंटेंस को के अनुरूप आप हिंदी में भी अनुवाद करें। तो अपने आवश्यकता अनुसार और हिंदी की भाषा के सौंदर्य के अनुसार, उसकी जरूरत के अनुसार, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार उसको आप बदल सकते हैं, फुल स्टॉप, कमा आदि को। अगला पॉइंट है कि मूल रचना के अंतर्गत वाक्य में शब्द के स्थान पर पूरा ध्यान दें। शब्दों का स्थान बदल जाने से कभी कभी भाव बदल जाता है। बिल्कुल। अब देखिए, अब छोटा सा एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि पूजा के लिए कोई पैराग्राफ है, उसमें गंगा जल लिखा हुआ है।
अब गंगा जल का जब आप हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं तो वहां पे आप वाटर लिख दीजिएगा तो मीनिंग बदल जाएगा, बिल्कुल उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो होली वाटर है, या अगर नहीं समझ में आ रहा है गंगा जल के लिए, आपको होली वाटर दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप केवल गंगा जल लिख दीजिए, ट्रांसलिटरेट कर दीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन उसके अच्छा, और शब्द जो है कहाँ पे होना चाहिए उस पर जरूर आप ध्यान दें। अगला पॉइंट है कि लक्ष्य भाषा में समानार्थी शब्द को ढूंढते समय मूल पाठ के संदर्भ, प्रसंग, विषय का पूरा ध्यान रखिए। जैसे कि अभी मैं बताया कि अगर अभी गंगा जल का उदाहरण मैंने लिखा था, वैसे ही अभी मान लीजिए कि एक जगह लिखा हुआ है कि हिंदी में कि वह सर्व से पानी पानी हो गया। अब यहाँ पे पानी पानी हो गया, अब अंग्रेजी का आप अनुवाद कर रहे हैं और आप उसके संदर्भ को ना समझें, आप केवल वाक्य का अनुवाद कर रहे हैं और वहां पे लिख दीजिए कि वाटर वाटर हो गया, ही बिकम वाटर वाटर। तो आप समझ सकते हैं कि आपका अनुवाद किस स्तर का होगा और ये सही होगा या गलत होगा, आप बिल्कुल आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपके जब हमेशा हमेशा अनुवाद करते समय आपको ये चीज ध्यान में रखने हैं कि लक्ष्य भाषा में उस भाव के अनुरूप क्या शब्द होगा, कौन सा समानार्थी शब्द, पर्याय शब्द, कौन से पर्याय शब्द का हम इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। अनुवाद करते समय भाषेतर प्रसंग का पूरा ध्यान दें। एक्स्ट्रा लिंगुअल रेफरेंस कहीं कहीं है, उसको आप जरूर ध्यान दें। फ्रेजेस, अंग्रेजी में कुछ फ्रेजेस यूज किए गए हैं और आप अनुवाद करते समय उसका अगर लिटरल ट्रांसलेट कीजिएगा तो उसका अर्थ जो है, आप जो भाव है उसके इंग्लिश पैराग्राफ में, वो भाव हिंदी में नहीं आ पाएगा। तो आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अनुवाद सरल, सुबोध और सहज भाषा में करें ताकि जिसके लिए अनुवाद किया जा रहा है वह अच्छी से समझ सके। तात्पर्य यह है कि अनुवाद करते समय क्लिष्ट शब्दों का चयन करने से बचें। हमेशा सरल, सुबोध और सहज, मतलब आसान शब्द जो हो सके उसका आप प्रयोग करें। अनुवाद में अभिव्यक्ति लक्ष्य भाषा की प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुकूल हो तथा उसमें पठनीयता और प्रवाह हो। मतलब उसमें लय जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब आप जब पढ़ रहे हैं तो आप खुद सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने जो अनुवाद किया है, अनुदित पाठ्य जो है वो बिल्कुल लक्ष्य भाषा के अनुरूप है या नहीं। जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अनुवाद करने के बाद ये हमारा काम है, दायित्व है, एक बार अवश्य पढ़ें। अपने वाक्य को इकाई मानते हुए अनुवाद कर दिया, पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा यह कर्तव्य है, एक अनुवादक होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम उसको, उस अनुदित पाठ्य को, अनुदित पैराग्राफ को एक बार जरूर पढ़ें और उसको हम देखें कि उसमें प्रवाह है कि नहीं, लक्ष्य भाषा के अनुकूल, उसके प्रवृत्ति के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल है या नहीं, ये जरूर हम देखें। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये मुख्य पॉइंट जो थे मैं आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। अच्छा, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मतलब मैं एक एक पॉइंट ना कवर करके मैं मोटे तौर पे मैं आपको बताता हूँ, सो दैट कि आप लोग समय का ध्यान रखते हुए, जैसे कि एक जगह लिखा हुआ है 11 नंबर, देखिए कि पारिभाषिक, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों के लिए केवल स्वीकृत पर्याय ही काम में लाएं। यदि स्वीकृत तकनीकी पर्याय उपलब्ध न हो तो मूल शब्द को ही लिप्यांतरित रूप में प्रस्तुत करें। जैसे मान लीजिए कि पारिभाषिक, तकनीकी, वैज्ञानिक शब्द हैं, फॉर एग्जांपल कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बस स्टैंड, ये ऐसे शब्द, प्लेटफॉर्म, ये ऐसे शब्द हैं जिसको हमने हिंदी में स्वीकार कर लिया है। हिंदी भाषा में ऐसे मानक शब्द के रूप में उनको हमने स्वीकार कर लिया है। रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन लिखना है, इंजीनियर को भी इंजीनियर के रूप में हमने स्वीकार कर लिया है, डॉक्टर को डॉक्टर के रूप में स्वीकार कर लिया है। हालांकि ये सभी शब्द जो हैं या तो वैज्ञानिक शब्द हैं, परिभाषिक शब्द हैं, तकनीकी शब्द हैं या फिर आगत शब्द हैं जो दूसरे भाषा से लिए गए हैं। तो अब इसको आप अनुवाद करें, रेल को आप लौह पथ गामिनी बोलें और प्लेटफॉर्म को रुकने का स्थान बोलें, डॉक्टर को चिकित्सक लिख सकते हैं, लेकिन डॉक्टर आप लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आप जरूर ध्यान में रखें कि जिन शब्दों को हिंदी में
मानक रूप में स्वीकार कर लिया गया है। जबरदस्ती उसका अनुवाद हिंदी में ना करें, आवश्यक ना हो। डॉक्टर को चिकित्सक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेशन को स्टेशन रखिए, कोई परेशानी नहीं है। पोर्ट को बंदरगाह बोल सकते हैं, लेकिन पोर्ट को पोर्ट भी तो बोला जा सकता है, पोर्ट को पोर्ट बोलिए, क्योंकि पोर्ट को सर्वग्राह्य है, लोगों ने उसको सर्व स्वीकार्य है, सभी ने लोगों ने उसको स्वीकार कर चुके हैं। कुछ संस्था के नाम है, अनुवाद करते समय किसी संस्था के नाम का भाषांतरण उस समय तक न करे जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि उसका नाम लक्ष्य भाषा में भी रजिस्टर्ड या अनुमोदित है। अब ये कहने का मतलब कि फॉर एग्जांपल एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आपको पता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है हिंदी में, तब तो आप लिख दीजिए। अगर नहीं पता है, आप कंफर्म नहीं है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी देवनागरी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देवनागरी में लिख दीजिए। इसी हिसाब फॉर एग्जांपल जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक है और एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। प्राणी विज्ञान संस्थान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोलते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो जूलॉजिकल के लिए आप जंतु विज्ञान भी कहीं लिख देंगे, कहीं जीव विज्ञान लिख सकते हैं। तो ये गलती ना हो, इसके लिए अगर आप जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं हिंदी में अनुवाद करते समय, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो किसी भी संस्था का नाम है, अगर जब तक आप कंफर्म नहीं है, जब तक आपको जानकारी नहीं है, तो लक्ष्य भाषा में आप उसको उसी अनुरूप लिखिए, उसको अनुदित करने का प्रयास ना करें। इसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय संकेतों, सूत्रों, प्रतीकों को मूल रूप में ही लिखा जाना चाहिए। जैसे डॉलर का सिंबल है, अगर डॉलर लिख रहे हैं तो डॉलर को आप हिंदी में डॉलर लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि डॉलर का सिंबल कैसे लिखते हैं, तो सिंबल लिख दीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मानक वर्तनी का अनुसरण करें, शब्दावली की एकरूपता का ध्यान रखें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ शब्द हैं, मानक शब्दावली आपके वेबसाइट पे उपलब्ध है और हमारे अक्ष फाउंडेशन के ऐप में भी उपलब्ध है। इसके लिए पिछली कक्षाओं में बताया भी गया है कि कौन, जैसे कि चांद लिखना है तो ऊपर अनुस्वार रहेगा या चंद्र बिंदु रहेगा, कौन सा सही है। हिंदी में आधा न रहेगा या बिंदी रहेगा। लिप्यांतरण में आधा अनुस्वार रहेगा या आधा न रहेगा। संस्था में ऊपर बिंदी रहेगा या आधा न रहेगा। तो जो चीजें मानक शब्दावली से आप देखें और जो चीज माना गया है उस अंतरराष्ट्रीय लिखते समय हम अधिकांश लोग गलत कर देंगे। अंतर पूरा वर्ड है, अंतर, र आधा नहीं है, र का मात्रा नहीं है, और फिर राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय लिखें। अंतरराष्ट्रीय हम जब लिखते हैं अनुस्वार त, र के ऊपर रेफ लिख लेते हैं और फिर राष्ट्रीय लिख लेते हैं, यह गलत है, ऐसा नहीं लिखे जाने हैं मानक शब्दावली के अनुसार। तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान में रखें। मानक शब्दावली एक बार जरूर बीच बीच में आप देख लें, और क्या क्या नहीं करना है एक बार उस पर भी हम 5-7 मिनट चर्चा कर लेते हैं। कि मूल पाठ के भाव को अच्छी तरह समझे बिना अनुवाद ना करें, जैसे कि हम ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर चुके हैं। शब्द प्रति शब्द अनुवाद ना करें, क्योंकि वाक्य का अपना वाक्यार्थ होता है। इसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूं कि शब्द प्रति वर्ड टू वर्ड हमें अनुवाद नहीं करने हैं। कई बार हिंदी में अंग्रेजी में अगर किसी शब्द पे जोर देना है तो उसके लिए कुछ उसके नियम है, उस नियम को ध्यान में रखते हुए कुछ अलग से एडिशनल वर्ड्स यूज किए जाते हैं। हिंदी में इस प्रकार के व्यवस्था नहीं है। हिंदी में जोर देने के लिए कुछ और अलग तरीका अपनाया जाता है। तो आप उसके वर्ड टू वर्ड जब अनुवाद करेंगे तो आप सही जो भाव है वो आप दर्शा नहीं पाएंगे, आपके अनुवाद से वह भाव नहीं परिलक्षित होगा। तो लंबे लंबे अटपटे और जटिल वाक्यों की रचना ना करें। हमेशा, जैसे कि मैं बताया हूं कि आप लोग हमेशा सरल और छोटे शब्दों में, छोटे वाक्य में अनुवाद करने का प्रयास करें। जरूरत पड़े तो एक वाक्य को 2 वाक्य में आप बदल सकते हैं, कर सकते हैं, कोई आपको इसमें रोक नहीं है। आवश्यकता हो तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द के स्थान को नजरअंदाज ना करें। जो चीजें वहां पे करने हैं वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं करना है। तो आप एक बार इसको जरूर देख सकते हैं। अनुवाद करते समय स्रोत भाषा संरचना की नकल ना करें।
हमेशा लक्ष्य भाषा की संरचना जो है, वाक्य विन्यास है, उसका उस पर ध्यान देना है। प्रत्येक भाषा को पारिभाषिक, तकनीकी और अथवा वैज्ञानिक शब्द मानकर अनुवाद न करें। हाँ, ये भी है कि आप एक पैराग्राफ मिल गया तो आपको अगर जो जो शब्द नहीं आ रहे हैं तो आप सारे शब्द को ही अगर लिप्यांतरण कर देंगे तो ठीक है, गलत तो नहीं है, लिप्यांतरित कर सकते हैं, लेकिन आप उसी हिसाब से फिर आपको जब एग्जाम में मार्क्स भी मिलेगा ना, उसी हिसाब से मिलेगा। फिर उस समय आपको मार्क्स जब कम आएंगे तो उस समय फिर रोने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि मैंने तो अनुवाद किया था। तो जहां पे जरूरत है वहीं पे आप लिप्यांतरण करें, अन्यथा अनावश्यक लिप्यांतरण से बचे। नामवाचक संज्ञा का अनुवाद प्रायः नहीं करना चाहिए, उसे केवल लिप्यांतरित करना चाहिए। यह एक बहुत मतलब ये लोकप्रिय है, सबको पता है कि नामवाचक संज्ञा का अनुवाद हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी कई बार हम लोग कर देते हैं, तो इसका ध्यान जरूर रखें। जैसे जैसे किसी का नाम कविता है, अगर आपके फ्रेज में कविता दे दिया तो आप कविता नाम को कविता लिखें, कविता नाम को पोएट्री लिख करके और उसका अनुवाद ना करें। जी जी बिल्कुल। अभी एक न्यूज़पेपर में भी आया था, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष पर मेरा टिप्पणी करने का तात्पर्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, कि एक नेत्री जो है उनका नाम समथिंग माला करके था, माला गुप्ता, माला देवी समथिंग था, और अनुवाद करते समय उनका गार्लैंड टाइप हो गया था। तो इस पे काफी बवाल हुआ था कि गार्लैंड कैसे हो गया, मेरा नाम माला है तो माला ही होना चाहिए, ना कि गार्लैंड होना चाहिए। तो नामवाचक संज्ञा है, लेकिन अब कभी किसी सॉफ्टवेयर, किसी वेबसाइट का सहारा लेकर के उसको ट्रांसलेट किया गया और वेटिंग करते समय वो नजरअंदाज हो गया, जिसकी वजह से यह इस प्रकार की त्रुटि हुई, और यह त्रुटि मतलब बहुत बड़ा लेवल का त्रुटि हो गई। तो इससे नामवाचक संज्ञा का अनुवाद करते समय हमें ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। और मेरे ख्याल से मैं अपने शब्दों को आप लोग तक पहुंचाने पाने में सक्षम हो पाया हूँ। ओवर टू यू अभिषेक जी। बाबू बोल रहे कि ये आज नहीं देंगे तो स्पेस से लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अरे इतनी तालियां बज रही हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से लग रहा है कि बहुत शानदार। चलिए आजकल ट्रांसलेशन के ऊपर मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से रील्स पे भी कुछ ऐसे नए नए ट्रांसलेटर्स आए हुए हैं, और वो नए नए कुछ मीम्स बन रहे हैं आजकल। मैं देख रहा हूँ ट्रांसलेशन के ऊपर कुछ खिलाड़ियों। मेरी आवाज आ रही है सभी? जी सर, एकदम स्पष्ट। चलिए, सबसे पहले तो संतोष जी के लिए इतनी तालियां बजनी, पहले उन तालियों को समेट लेते हैं। अरे नहीं, बस आभार सब लोगों बस का। बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी तालियां हम लोग समेट लेते हैं। चलिए चलिए, वाकई में बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी आपने संतोष जी। इस चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, और बहुत बहुत आभार संतोष जी आपका। एक ही दिल है पीयूषी, कितनी बार निकाल के दोगे यार? चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक और बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट संतोष जी, अगर आप मेरी बात से सहमत हो, जिससे हमें जरूर आज के इस सेशन में, जब इतने सारे बच्चे जो एक्सपीरियंस हैं एसएससी जीएसटी के लिए, वो सब हमारे साथ में है, कि जो एक ट्रेंड रहा है पिछले, अगर हम लोग 3-4 वर्षों के क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखें, तो उनमें जो अनुवाद पूछे गए हैं, पहले हम अनुवाद की बात करेंगे, फिर हम लोग ऐसे पे आएंगे। तो जो अनुवाद पूछे गए, यदि आप उन अनुवाद के ट्रेंड देखें तो आप पाएंगे, अगर आप बहुत क्लोजली उसको ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे ना कि साल दर साल यह थोड़ा थोड़ा करके ना मुश्किल होता गया है। जी। और पहले जो अनुवाद पूछे जाते थे वे 2018-2017 की बात करूं तो वो अनुवाद की जो प्रकृति होती थी वो सामान्य स्तर के अनुवाद होते थे, सामान्य तरह का उसमें अनुवाद की सामग्री बहुत सामान्य स्तर की रहती थी। धीरे धीरे वह जो सामग्री है
जैसे पहले एक बार वो एक बैंकर्स इन द स्टडी रूम वाला एक पूछा था, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपीयर किया होगा, आप लोगों को याद होगा, तो कुछ कहानियां या कुछ नॉवेल्स के पार्ट उठा करके इस तरीके से दिए गए। उसके बाद में धीरे धीरे यह मनोविज्ञान की तरफ भी कुछ जो पैसेज आए 2019 की यदि मैं बात करूं, तो दर्शन शास्त्र से, फिलॉसफी से उठा करके भी कुछ पैसेज पूछे गए। उसके अलावा आप देखें तो ऐतिहासिक संदर्भों से उठा करके पैसेज पूछे गए हैं। इप्टा जैसे आप जानते होंगे, जो नाटक वगैरह के लिए एक बहुत प्रसिद्ध संस्था है, तो इप्टा से संबंधित एक पैसेज जहां तक मुझे लग रहा है पिछले वर्ष पूछ लिया गया था। तो आप देखें कि एक जो कवरेज है, जो अनुवाद पूछा जा रहा है उसका जो, जी बिल्कुल, जो कवरेज है वो कवरेज एक किस तरह का कवरेज, यानी कि अगर आप देखें ज्यादातर, अगर मैं एक फोकस की बात करूं, अच्छा कुछ वर्ड्स ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे गट ब्रेन पूछ लिया गया था, इपिडाइडेमिस पूछ लिया गया था, और एक जेनोम, हाँ जीनोम पूछ लिया गया था। साइकोलॉजी से संबंधित भी कुछ पैसेज पिछले वर्ष पूछ लिए गए थे। उससे पहले भी फिलोसफिकल प्रश्न, एक बूढ़ा बैंकर अपने स्टडी रूम में इधर उधर टहल रहा था करके इस तरह का एक पैसेज पूछ लिया गया था। तो आप देखें एक कवरेज जो अनुवाद के पैसेज की है, उस कवरेज को ध्यान में रखते हुए भी हमें तैयारी करनी है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि एसएससी जीएसटी में, हालांकि मैं यह नहीं कहता हूं कि इस वर्ष क्या होने वाला है, लेकिन विगत वर्षों में जिस तरह के पैसेज पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे की तैयारी करनी है। तो आप बहुत ज्यादा प्रशासनिक संबंधी अनुवाद पैसेज की तैयारी करें, आप बहुत ज्यादा साइंटिफिक यानी कि तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली से संबंधित अनुवाद की तैयारी करें, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा कवरेज आपको सबके ऊपर रखना है। ठीक है, दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं बार बार कहता हूं, जिसे संतोष सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत ही बुलेट पॉइंट में समझा दिया, और इन्होंने जितनी बातें करी अगले 60-65 दिनों में जो हम लोग लाइव क्लासेस करने वाले हैं, जो हम लोग अनुवाद करके देखने वाले हैं, जो हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं, ये जो इन्होंने 15-18 पॉइंट बहुत जल्दी आपको बता दिया, समझा दिया, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी बातें, क्योंकि इनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को समझ में आई होंगी। बहुत सारी बातें आप रिटेन कर पाएंगे, बहुत सारी बातें आप इस वीडियो को बाद में सुन करके भी और दोबारा उसको समझ पाएंगे। लेकिन अगले जो 60 से 65 दिन हम लोग तैयारी करने वाले हैं, हम लोग जो एक लगातार इंटेंसिव जो हम लोग अनुवाद की प्रैक्टिस और प्रिपरेशन करने वाले हैं, उसके दौरान हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये तो क्या है कि एक प्रैक्टिकल, माफ कीजिएगा, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इन्होंने यहाँ पे समझा दिया है ना। जैसे ड्रेसिंग रूम में कोच आकर के बता देता है अपने खिलाड़ियों को कि भाई ऐसे खेलना है, वैसे खेलना है, ये, पर असली जो कहते हैं कि जब परफॉर्मेंस की बारी आती है वो ऑन ग्राउंड होती है, जब आप ऑन ग्राउंड खेलने जाते हैं। तो उसी प्रकार से एक बहुत ही बेहतरीन कोच की तरह, मैं कह सकता हूँ एक बहुत ही सधे हुए कोच की तरह, बहुत ही सधे हुए शब्दों में और बहुत ही सटीक मैं कह सकता हूँ बिंदुओं को इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया, इन्होंने हमें बता दिया। लेकिन इन सारे बिंदुओं की महत्ता तभी समझ में आएगी जब हम इनको अपने अनुवाद में प्रयोग में लेकर के आए, केवल कह देना नहीं। जब हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हम अनुवाद करेंगे, क्योंकि हम सुन तो लेते हैं लेकिन जब अनुवाद करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने उसी पुराने ढर्रे पे लौट जाते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना एक अनुवाद करने का तरीका होता है ना। अगर मैं कहूं कि एक पैसेज, आप सोचिए कि एक ही पैसेज अनुवाद का 5000 बच्चे यदि अपीयर किए हैं, और मैं अगर मान के चलूं कि इन 5000 बच्चों में से 2000, 2500, 1500 जितने बच्चे भी क्वालिफाई करें पेपर 2 के लिए, जितने बच्चे भी क्वालिफाई करें, तो इतने सारे बच्चों को एक ही पैसेज दिया जाएगा हिंदी से अंग्रेजी करने का और अंग्रेजी से हिंदी करने का। तो इतने सारे बच्चे लगभग एक ही पैसेज का अनुवाद करेंगे, और सारे के सारे बच्चे मास्टर्स एमए बोलते हैं ना, बीए एमए किए हुए हैं, सब अंग्रेजी हिंदी में मास्टर हैं। तो उसी अनुवाद को सारे बच्चे करेंगे और अलग अलग तरीके से, इस तरीके से अलग अलग तरीके से करेंगे कि उनकी मार्किंग अलग अलग होगी, इवैल्यूएशन अलग अलग होगा, और उसी के आधार पर उनका चयन किया जाना है। तो इसमें हमें ध्यान किन बातों का रखना है, जो बातें यहाँ पर संतोष जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताई, और इस तरह की और भी तमाम इनसे जुड़ी हुई बातें जो आगे के सेशंस में हम लोग लगातार क्लियर करेंगे, इनका हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि एक ही पैसेज, एक ही लाइन अगर मैं 5 लोगों को अनुवाद करने के लिए देता हूं, तो अनुवाद एक ऐसी वस्तु, अनुवाद एक ऐसा विषय है कि 5 लोग अलग अलग तरीके से इस एक ही पैसेज का या एक ही लाइन का, एक ही पंक्ति का अनुवाद कर सकते हैं, किया जा सकता है। 5 अलग अलग तरीके से अनुवाद किया जा सकता है। अनुवाद, जैसा कि संतोष जी ने भी बताया कि अनुवाद जो है वो भाव की वस्तु है, जहां पे आपके लिए अर्थ प्रधान होता है, शब्द कम प्रधान होता है, शब्द गौण हो जाते हैं, है ना, शब्द गौण हो जाते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया, शर्म से पानी पानी हो गया, एक मुहावरा है, यदि उस मुहावरे को आप शब्दशः अनुवाद करेंगे तो आपका अनुवाद पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। और तो उसके लिए आपको
उस शब्द का उचित पर्याय दूसरी भाषा में ढूंढ करके और तब आपको अनुवाद करना होगा। भावानुवाद सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे हम लोग जब करेंगे, प्रैक्टिकली करके समझेंगे, तब जाकर के यह हमारे लिए, यह हमारी आदत या हमारी अभ्यास में आ पाएगा। ठीक है। एक बहुत बड़ा प्रश्न जो लगातार सारे बच्चे मुझसे पिछले 4-5 दिनों से पूछ रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वर्ष यानी कि 2022 के पेपर 2 के समय हम लोगों ने अपने इस सेशन की, इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी थी। और संतोष जी, हम सब लोगों के लिए आज बहुत खुशी की बात है, आज इतने सारे लोग हमारे साथ में हैं कि हम लोगों ने लगभग एक वर्ष पूरा कर लिया। ठीक आज से 1 वर्ष पहले हमने शुरुआत करी थी और आज हमने लगभग 1 वर्ष पूरा किया है। और एक बार फिर एक चैलेंज है, एक बार फिर एक चुनौती है, एक बार फिर एक मिशन, एक लक्ष्य है हमारे सामने। और इस बार एक बहुत अच्छी बात हमारे पास ये है कि हमारे सामने जो दिनों की संख्या है वो बिल्कुल निश्चित है कि हमारे पास लगभग 60 से 65 दिन हमारे हाथ में है। 31 दिसंबर हमारा लक्ष्य है, जिस दिन हमारी यह परीक्षा ली जाने वाली है। पिछले वर्ष का परिणाम आप सब जानते हैं कि पिछले वर्ष जो पेपर 2 की मार्किंग की गई थी, वैल्यूएशन किया गया था, उसमें थोड़ी सी कंजर्वेटिव मार्किंग रही थी। वजह ये थी कि पेपर 1 में जो है मार्क्स लोगों ने ज्यादा लोगों को प्राप्त हुए थे, इसी वजह से पेपर 2 की थोड़ी कंजर्वेटिव मार्किंग की गई थी। और वैसे लोग जिन्होंने पेपर 1 में 180, 185 तक स्कोर किया था, वो पेपर 2 में 100 नंबर तक आ गए थे। ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने पिछले वर्ष, विगत वर्ष यानी कि पिछले साल से पिछले साल जब परीक्षा हुई थी, तो उन्होंने पेपर 2 में 160, 150, 140 स्कोर किया था, वो 100, 90, 95 पे आ गए थे। और आ गए थे वो ठीक है, सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आई कि उनके अनुवाद पे नंबर कटे थे। उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि उनके ऐसे में गलती कहाँ थी कि नंबर कट गए। क्यों? मतलब 50 नंबर का अगर एक अनुवाद है और यदि मैंने सही से ही अनुवाद कर दिया तो मुझे 50 में 20 या 25 ही क्यों मिले? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न सब लोगों के सामने था और बहुत सारे लोग इस गुत्थी को तब भी नहीं सुलझा पाए और अब तक नहीं सुलझा पाए कि ऐसा क्यों हुआ। पर खैर, हम लोग अपने आप को यह कह के सांत्वना दे लेते हैं कि कंजर्वेटिव मार्किंग की गई, इसलिए हमें मार्क्स नहीं मिले। पर इस बार हमें, चूंकि फिर से हम सब लोग फिर से इस रण क्षेत्र में हैं, तो हमें पिछली बातों को भूल जाना है और हमें यह भी नहीं ध्यान रखना है कि मार्किंग कंजर्वेटिव होने वाली है या मार्किंग बहुत लिबरल होने वाली है, क्या होने वाला है, वो चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमें अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना है, हमें अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अनुवाद अभ्यास की वस्तु है। अनुवाद किताबों में नहीं मिलेगा आपको। आप पीजीडीटी की किताब उठा के पढ़ जाओ, उससे मतलब आप 3-4 किताबें पढ़ जाओगे, 2-4 चीजें दिमाग में रहेंगी नहीं रहेंगी, नहीं। मतलब ज्ञान जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी अनुवाद के क्षेत्र में अभ्यास है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अभ्यास करता है वो उतना अच्छा अनुवादक बन के निखरता है। तो इसलिए अनुवाद करने के लिए, अच्छा अनुवाद करने के लिए अभ्यास जरूरी है। हम लोग आगे 60-65 दिनों में जो सेशन करने वाले, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर कैसे करेंगे, सेशन में क्या हो गया? सेशन में कुछ विशेष नहीं होने वाला है, कोई हम लोग आपको सिद्धांत नहीं पढ़ाने वाले हैं। संतोष जी ने जो बातें आपको बता दी वो आपको हम शेयर कर देंगे, वो पीडीएफ शेयर कर देंगे, आप उसे पढ़ें, समझें। उसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है जो आप नहीं समझ सकते, आप सब समझ सकते हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन समझ करके उन चीजों को इंप्लीमेंट करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक रेगुलर प्रोग्राम चाहिए जिसके थ्रू आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सके। तो अगले 60 से 65 दिनों में हम लोग कोई भी थ्योरेटिकल क्लासेस या कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम लोग केवल और केवल प्रैक्टिस करेंगे। प्रतिदिन 2 अनुवाद के पैसेज आपको दिए जाएंगे, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का। इंग्लिश और हिंदी दोनों पैसेज आपको अनुवाद करने हैं। उसका अनुवाद हम लोग स्वयं खुद भी करेंगे और आज जो पैसेज आपको देंगे उसका सही अनुवाद करके हम लोग कल आपको दे देंगे। आपने जो अनुवाद किया उससे आप देख पाएंगे कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज ये, तो अगले 65 दिनों में लगभग जो हमारा एक लक्ष्य है कि 135 से 140 पैसेज कुल मिलाकर के ओवरऑल आप लोगों से हम अनुवाद का अभ्यास करा लें। पहली चीज तो ये, क्योंकि जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा, अच्छा अभ्यास करते वक्त न कि आपका अनुवाद निखरता है, बल्कि अनुवाद के साथ साथ में आपकी सेंटेंस कंपोजिशन अच्छी होती है, अनुवाद के साथ साथ में आपकी वोकेब अच्छी होती है, अनुवाद के साथ साथ में आपकी ग्रामेटिकल पकड़ भी मजबूत होती चली जाती है। यानी कि अनुवाद के साथ साथ में आपके बाकी जो एस्पेक्ट है ना, वो भी निखरते जाते हैं। अनुवाद जब 160 पैसेज का करेंगे तो ये बहुत सारे निबंध लिखने के लिए भी ये बहुत काम आएगा। पूजा साहू जी देखिए, बहुत मतलब एकदम बिल्कुल पूजा जी, हम बिल्कुल बताएंगे, निबंध के टॉपिक भी बताएंगे।
तो मैं आ रहा हूँ एक एक करके, मैं उन्हीं बिंदुओं पे आ रहा हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ, तो आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज के दिन का, तो उस चीज को मैं समझ सकता हूँ। खैर, तो अभिषेक जी, जी मैं एक चीज ना यहाँ पे, जी चूंकि यहाँ पे आज ओपन सेशन है और ओपन जी सेशन में जो अभ्यर्थी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, हमारे इस जी प्लेटफॉर्म से पिछले 1 साल से जुड़े हैं, उन तो हमें जानते हैं। जी जो नए अभ्यर्थी आज ज्वाइन किए हैं, जी उनके मन में दुविधा होगी कि ये लोग कौन हैं, क्या हाँ आप बताएंगे? क्योंकि हाँ सबसे पहली बात होती है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो देखते हैं कि वो डॉक्टर, वो एमबीबीएस है, बीएमएस है, स्पेशलिस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट है, वगैरह वगैरह। ट्रू तो ट्रू मेरे को हाँ, तो मेरे को पता है कि आप जो है इस के विरुद्ध में है। आपका ये मतलब आप नहीं चाहते हैं कि लोग ये सब अपने मतलब मुंह में अभी ठुक बनने वाली बात है कि भाई मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा हूँ। लेकिन जो लोग जो भी नए जुड़े हैं, उनके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि अभिषेक जी पिछले लगभग 3 साल से अनुवाद अधिकारी के पद पर हैं, और इसके पहले 3 साल से अनुवाद अधिकारी के पद पर हैं, फुल टाइम। उसके पहले भी एक एडिशनल कार्यभार के रूप में, आप लोग कई विभाग में जब जाते हैं तो पता चलता है कि वहां पे अनुवाद अधिकारी नहीं है या हिंदी ऑफिसर नहीं है, तो वहां पे उनको किसी और ऑफिसर को, जनरल ऑफिसर को कार्यभार दे दिया जाता है, तो वो वहां पे उस कार्यभार को निभाते हैं। तो उस तरीके से लगभग 7 से 8 साल अभिषेक जी राजभाषा कार्यान्वयन और अनुवाद का काम काज देखे हैं, और नाराकाश के बैठकों में भी शामिल हुए हैं। नाराकाश से बहुत सारे ट्रॉफी और शील्ड से इनके मतलब घर भरे पड़े हैं, मुझे पता है। रह गई क्वालिफिकेशन की बात, तो डबल एमए है, ठीक है, और ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन भी डबल है, और डबल एमए डबल बीए, ठीक है। ये हो गई अभिषेक जी के बाद। इसके बाद हमारे एक मेंटर हैं करुणानिधि तिवारी जी, वो आपके वो भी डबल एमए हैं। उनके पास भी लगभग 4 साल का अनुभव है अनुवाद के क्षेत्र में। इसके अलावा प्रशासनिक क्षेत्र में लगभग 15 साल का अनुभव है। नेट यूजीसी नेट क्वालिफाइड है। और जो लोग हमारे इस सेशन में आप लोग उनसे हिंदी पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि आपके जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर, उन प्रश्नों का उत्तर तिवारी जी के फिंगर टिप्स पे होते हैं। वो ऐसे यूं चुटकी बजा के आपके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद रह गई मेरी बात। तो मैं लगभग अनुवाद के क्षेत्र में तो कम अनुभव है, लेकिन मैं प्रशासनिक अधिकारी रह चुका हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर रह चुका हूँ 3 साल। उसके अलावा मैं 15 साल एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया हूँ, और प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रहते हुए राजभाषा अधिकारी का भी कार्यभार संभाला हूँ। अभी फिलहाल अनुवाद अधिकारी के पद पर हूँ फुल टाइम। इसके अलावा क्वालिफिकेशन 3 बीए है, बैचलर डिग्री, 3 बीए नहीं है, 3 बैचलर डिग्री है, 3 पीजी डिप्लोमा है, और 3 मास्टर डिग्री है। बस इतनी छोटी सी क्वालिफिकेशन है, और बस इसी भरोसे और अपने अनुभव के आधार पर हम चाहते हैं कि आप लोग, हमारे जो भी भाई बहन हैं इस सेशन में, आप लोग सामने आए और हम आप लोगों का मार्गदर्शन करें, और आप लोग कल के डेट में हमारे साथ राजभाषा सम्मेलन में शामिल हों और इस हिंदी परिवार का हिस्सा बने। ओवर टू यू अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। खैर, तो हम वापस आते हैं अपनी मॉडलिटी के ऊपर कि अगले, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं और एक एक करके मेरे लिए जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि अगले हम 60-65 दिनों में किस प्रकार से हम अपने सेशंस को करने वाले हैं। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि हम लोग प्रतिदिन अनुवाद अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात प्रति वीक हमारी लाइव क्लासेस होंगी। 3 लाइव क्लासेस हम प्रति वीक करेंगे, जिसमें से 2 लाइव क्लासेस में हम लोग आधे सेशन में लाइव अनुवाद करेंगे, और आधे सेशन में हम लोग आपको जो भी ऐसे के टॉपिक्स उस वीक के लिए रहेगा, उसके लिए हम कंटेंट आपको न कि सिर्फ प्रोवाइड करेंगे, बल्कि हम उस कंटेंट के ऊपर एक लाइव चर्चा करेंगे। इससे क्या होता है, कंटेंट के ऊपर लाइव चर्चा करने से एक टॉपिक के ऐसे के कंटेंट से आपके कई सारे टॉपिक्स बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी एक टॉपिक, जैसे हमने G20 के ऊपर मान लीजिए कि अगर एक कंटेंट की चर्चा करी, तो उससे संबंधित कई सारे और भी टॉपिक है जो आपके बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी इस मॉडलिटी में हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी। प्रत्येक संडे को हमारा मॉक टेस्ट होगा, जिस मॉक टेस्ट में आप जो भी अनुवाद और जो भी ऐसे आप लिखेंगे, उसका हमारी पूरी टीम की तरफ से इवैल्यूएशन किया जाएगा, उसकी मार्किंग की जाएगी, और उसका आपको एक लाइव फीडबैक एवरी सैटरडे दिया जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपको और कहाँ इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। क्योंकि
केवल बता देना, मतलब स्क्रीन पे आकर के मैंने बता दिया आप ऐसे करें वैसे करें ये करें, वो ठीक है, वो बता देना, वो एक थ्योरेटिकल पार्ट पे इट इज ओके, बट उन चीजों को क्या आप वाकई अपने अनुवाद में या अपने ऐसे में उन चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जब तक ये चीजें हम देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और उन चीजों को हम आपको कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपकी गलती, आपसे गलती हो कहाँ रही है और आपको इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम ये मॉक टेस्ट करेंगे। ये मॉक टेस्ट प्रत्येक संडे को होगा, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट संडे, अभी जो संडे आ रहे हैं उस दिन से शुरू होगा, और ये मॉक टेस्ट हमारा पूरा कंप्लीट टिल द एंड ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर, जब तक आपका पेपर 2 नहीं हो जाता है, ये चलता रहेगा। सो इस तरह की इस पूरी मॉडलिटी में हमारी ये पेपर 2 की क्लासेस होंगी। और हमारा जो हम बोल सकते हैं कि जो बेसिक फंडामेंटल, मतलब जिन चीजों के ऊपर हम लोग हमारा पूरा का पूरा, हमारी पूरी की पूरी ये अभ्यास और मतलब प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन की जो ये श्रृंखला जिन चीजों के ऊपर निर्भर रहेगी, वो रहेगा कि अधिक से अधिक मैक्स टू मैक्स आपको हम लोग प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे जो लाइव सेशंस होंगे उसमें भी हमारा जो हमारा प्रयास रहता है, बहुत सारे वीडियोस भी आपने हमारे देखे होंगे, संतोष जी के बहुत सारे वीडियोज हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं, जिसमें हम लोग वन लाइनर सेंटेंसेस का या एक पैसेज का लाइन बाय लाइन हम लोग ऑन स्क्रीन लाइव ट्रांसलेशन आप लोगों से करवाते हैं, ताकि आप कहाँ गलती कर रहे हैं आपको ये चीजें खुद समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारी पूरी की पूरी जो हमारे लाइव सेशन की जो मॉडलिटी है वो मैंने आपको बताई। सो इसमें अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप बताएं। कई सारे मैं भी बहुत सारे स्लाइड्स और ये सब पीडीएफ कुछ लेकर के आया था आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन संतोष जी ने आज गागर में सागर भर दिया। उन्होंने बहुत कम में इतनी सारी बातें बता दी कि मुझे लग रहा है कि अब वो सारा मटेरियल जो सामग्री मैं लेकर के आया हूँ वो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, मुझे बताने और दिखाने की आवश्यकता नहीं है। समय बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी लोगों का। तो मैं चाहूंगा कि अब क्वेश्चंस, आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चंस कट ऑफ से रिलेटेड नहीं, वो ऑलरेडी संतोष सर ने बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया है। वो एक टेंटेटिव कट ऑफ है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है और मतलब अभी नहीं, पिछले 7-8 दिनों में उन्होंने इस चीज को मेहनत करके और एक कैलकुलेशंस करके, और प्रतिदिन जैसे यूट्यूब पे जो हमने एक लाइव पोल डाला था, वो पोल पे जिन लोगों ने अपने कमेंट्स दिए थे उस कमेंट्स को रीड करके देख करके और उन्होंने इसे तैयार किया है। तो एक तो ये है। हाँ ठीक है, समय का शेड्यूल बिल्कुल सही कहा आपने। समय जो है रात को 8 बजे से रहेगा, ये जो हमारी लाइव क्लासेस रहेंगी रात को 8 बजे से। हाँ रितु जी, ट्रांसलेशन करने में जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी, तो जैसे आज हम आपको जो पैसेज देंगे उस पैसेज का सही अनुवाद हम आपको कल करके देंगे। तो आपको जो दिक्कत आएगी कि कहाँ पे किस प्रकार से अनुवाद हो रहा है या उसमें क्या समस्याएं आ रही है, तो एक तो आपको सही पैसेज मिल जाएगा अनुवाद किया हुआ, तो उसको देख करके आप समझ पाएंगे कि उसे करना किस प्रकार से है, गलती कहाँ पे हो रही है, क्यों आप नहीं कर पा रहे थे, पहली बात। उसके अतिरिक्त भी आपको लग रहा है कि नहीं समस्या आ रही है, तो जो हम लाइव सेशन करेंगे तो उसमें आप अपने प्रश्न हमसे रख सकते हैं। इसके बावजूद किसी को इससे भी ज्यादा समस्या आ रही है कि नहीं सर मेरे को तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो आप पर्सनली मैसेज करके हम लोग 1-to-1 काउंसलिंग भी कर लेंगे कि भाई आपको क्या दिक्कत आ रही है। नहीं विशाल जी, डेली इवैल्यूएशन नहीं मिलेगा, इवैल्यूएशन केवल और केवल जो वीकली मॉक टेस्ट होंगे। क्यों ऐसा है? एक तो डेली इवैल्यूएशन करना बहुत टीडियस टास्क है, वो नहीं हो पाएगा, संभव नहीं। जो चीजें संभव है हम वही कर पाएंगे। दूसरी बात कि इवैल्यूएशन हम केवल उन्हीं लोगों के पेपर का करेंगे जो दिए हुए समय में अनुवाद करेंगे। जैसे हम आपको 1 घंटे का समय देंगे, 1 घंटे में 2 पैसेज देंगे। आपका जो लाइव मॉक टेस्ट शुरू होगा 11 बजे, मान लीजिए, समय डिफर कर सकता है पर मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं कि 11 बजे मान लीजिए शुरू होगा तो 12 बजे खत्म हो जाएगा। 10 मिनट का समय आपको मिलेगा आपका जो पेपर है उसको पीडीएफ बना करके और हमारे एप्लीकेशन पे अपलोड करने के लिए। यानी कि 12-10 के बाद जो लोग अपलोड करेंगे वो टाइम दिख जाता है किसने कब अपलोड किया, उनका इवैल्यूएशन नहीं होगा क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। वो आपके लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। तो आपको 1 घंटे का समय मिला, आज 1 घंटे का समय मिलेगा, एग्जाम में भी 1 घंटे का समय मिलेगा, आपको 1 घंटे में ही अनुवाद करना है। यदि आप दिए हुए 2 पैसेज का 2 घंटे में अनुवाद करते हैं तो उसका इवैल्यूएशन करके हम करेंगे क्या? वो हमारे लिए भी फायदेमंद नहीं और आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इसीलिए जो मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट के पेपर का ही इवैल्यूएशन होगा, उसी का फीडबैक होगा और उसी की मार्किंग की जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया? और कोई प्रश्न किसी का? यदि माइक ऑन कर सकते हैं कुछ अभ्यर्थियों हाँ, का, ठीक है, माइक ऑन कर देते हैं। रिक्वेस्ट है सर, माइक्रोफोन ऑन कर दीजिए। आप कर देते हैं, माइक ऑन कर देते हैं, पर हमारा भी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस वही पूछे जो रेलेवेंट हो, है ना सर?
मेरे 150 नंबर आए हैं तो मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आप पूछे। ठीक है, नहीं मैं यह तो समझ आपके सकती हूँ, नहीं है, होता है, मतलब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, पर समय का महत्व है, जो भी रिलेवेंट। चलिए आप सब लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है। प्रणाम सर। जी सर सिर्फ वही निबंध से जुड़ा हुआ सिर्फ पूछना था सर, क्योंकि एक मिनट, सारंग जी ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नहीं सारंग जी, आप अपने किए हुए अनुवाद से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो हमने दिया है, आप मॉक टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कहीं और से भी अनुवाद मान लीजिए कर रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं और से अनुवाद कर रहे हैं, वहां से आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप बिल्कुल प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना शंका का समाधान आप हमसे ले सकते हैं, हमारे और भी टीम के लोग हैं, या फिर हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स, जितने लोग, जितने अभ्यर्थी हैं, सब बहुत ज्ञानी हैं, एक से बढ़ के एक ज्ञानी भरे पड़े हैं, जो जवाब, बहुत सारे जवाब ऐसे हैं जो हम ना दे पाएंगे, हमारे ज्ञानी लोग दे देंगे, है ना। तो आपको बिल्कुल जवाब मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रश्न आपका नहीं है जो यहाँ से अनुत्तरित चला जाएगा, है ना, मिल जाएगा। देखिए अनिशा जी सबसे बड़ी ज्ञानी, एकदम पहले बहुत तेजी से हंस रही है, उनको पता है। सर हाँ सर सिर्फ निबंध के बारे में पूछना था सर, थोड़ा निबंध का बता दीजिए कि टॉपिक या किस तरह से शुरुआत करना ठीक होगा निबंध को लेकर। सर अनुवाद का तो बहुत अच्छे से पता चल गया, उस हिसाब से सर उसी तरह से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा निबंध के लिए मार्गदर्शन कर देते तो बहुत अच्छा होता। निबंध का टॉपिक हो या कैसे उसको शुरुआत करें, क्योंकि प्रॉपर तो पता नहीं होता कि कौन सा निबंध आने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना होगा सर निबंध के लिए। मतलब निबंध लिखने की शुरुआत कैसे करें आप जानना चाहती हैं, या निबंध की तैयारी की शुरुआत कैसे करें जानना चाहती हैं? टॉपिक जानना चाहते हैं, मेनली टॉपिक, मतलब कैसे उस टॉपिक को, टॉपिक सर मैंने टॉपिक रिलेटेड, वैसे क्या टॉपिक से स्टार्ट करें या किस तरह से कैसे करना है, वो तो लिखने के बाद ही समझ में आएगा। देखिए क्या टॉपिक से स्टार्ट करें, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो हमारे पास कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जो आपको हम देंगे, अभी कल से हम शुरू कर देंगे, कल परसों से शुरू कर देंगे। तो कुछ टॉपिक तो आपको देंगे हम जिसपे कि आप निबंध लिखेंगे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करेंगे बुलेट पॉइंट्स में, कि ये टॉपिक में ये कंटेंट को आप इंक्लूड करते हुए ऐसे लिखेंगे। क्योंकि देखिए ऐसे लिखने में ना, मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, चलिए अच्छा प्रश्न है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप दो बातें समझें, कि आप सबसे पहले आपको ऐसे लिखते वक्त ये ध्यान में रखना है कि आप किस पद के लिए ऐसे लिख रहे हैं, आपकी जो परीक्षा है वो किस पद के लिए। आप एक अनुवाद अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने नहीं जा रहे। बहुत सारे लोग जो है जीएसटी की परीक्षा में यूपीएससी का ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। यूपीएससी में जब आप ऐसे लिखेंगे, आप चलिए एसएससी में भी आप ऐसे लिखेंगे, तो वहां पे जो आपका जो आपके ऐसे के द्वारा जो जांच, आपकी जो आपका एग्जाम होने वाला है, वो क्या होने वाला है कि आपका नॉलेज, आपका कंटेंट, आपका कवरेज कितना ज्यादा है, आपका इनसाइट। जबकि आप यहाँ एक भाषा से संबंधित अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी भाषा पे पकड़ कितनी है, आपका व्याकरण पे आपका पकड़ कितना है, शब्दों पे आपकी पकड़ कितनी है, वर्तनी आपकी कैसी है, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप खुद से सोच के देखें कि यदि आप एक अनुवादक के द्वारा लिखे गए एसेज की जांच करेंगे तो आप उसमें क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ये नहीं बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा कि आप कितना तथ्य लिख देते हैं, ये नहीं मायने रखेगा कि आप कितना सारा डेटा ला करके उसमें भर देते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपकी वर्तनी शुद्धि नहीं है, यदि आपका सेंटेंस कंपोजिशन ठीक नहीं है, यदि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं, यदि आप ग्रामेटिकल एरर कर रहे हैं, आप लाख डेटा भर दे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप से एक भाषा अधिकारी के तौर पे आपके अनुवाद को जांचा जाएगा। आपसे अपेक्षा होगी आप सही भाषा, सही व्याकरण, है ना, सही शैली, सही कंपोजिशन, इन चीजों के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ हो, इसकी आपसे अपेक्षा की जाएगी। तो इन चीजों को ध्यान में, कोई भी आप खुद को अपने आप को ही अगर आप एक कॉपी जांचने वाले की जगह पे रख के देखें तो आप क्या अपेक्षा करेंगे। ठीक है, तो एक बात तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप अनुवाद लिखेंगे तो आप जब आप निबंध लिखेंगे तो आप शुरुआत से इस बात का अभ्यास करें कि जब आप निबंध लिखें तो आपका सेंटेंस कंपोजिशन सही हो, जब आप निबंध लिखें तो आपकी व्याकरणिक त्रुटि कम से कम हो, या ग्रामेटिकल एरर यदि आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स कम से कम हो। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत बड़ी समस्या है, सब लोग करते हैं, कम से कम हो। वर्तनीय शुद्धि कम से कम हो, जितना कम से कम हो वर्तनीय शुद्धि करें। हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, हम बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर को पकड़ने में लग जाते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये कि आपको अपने निबंध को अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, या अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या प्रभावी अगर मैं कहूं बनाने के लिए, तो हमेशा मैं कहता हूं कि प्रयास करें कि आप जैसे आप में से ज्यादातर लोग हिंदी में एमए किए होंगे या अंग्रेजी में एमए किए होंगे, अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, तो कुछ अंग्रेजी के अच्छे से इडियम्स, फ्रेजेस, या हिंदी के मुहावरे, लोकोक्तियां,
है ना, इनको आप ध्यान में रखें। कुछ अच्छी कविताओं की पंक्तियां, कुछ संस्कृत के बढ़िया श्लोक, है ना, ऐसे भी आप मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग सजेशन भी देते हैं, और गलत भी नहीं है कि अंग्रेजी का निबंध लिख रहे हैं यदि आप, और यदि आपको उस निबंध से संबंधित कोई बढ़िया संस्कृत का श्लोक ध्यान में आ गया, आप उसको लिख करके भी अंग्रेजी का निबंध लिख देते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स कटने की बात नहीं, प्रभावित हो सकता है। परंतु हिंदी का लिख रहे हैं तब लिखें तो और भी अच्छी बात है। तो इन ऐसा कुछ अपने पास आप स्टॉक जरूर रखें कि आप जब भी कोई निबंध लिख रहे हैं तो उसकी शुरुआत कोई किन्हीं अच्छी दो पंक्तियों से करें, है ना, कोई अच्छे बड़े शायर की दो पंक्तियां रेलेवेंट हो, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बिल्कुल सस्ता सा वाला शायरी उठा के नहीं डालना है, कुछ अच्छी पंक्तियां जो कुछ अच्छे कवि की हो, अच्छे शायर की हो, है ना, तो उसको आप डालें। जब अंत करें तो वहां पर भी अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो उसको वहां पे डालें। दूसरी बात यह है कि आपका फ्लो, क्योंकि ना देखिए, आप जब निबंध पढ़ते हैं, निबंध लिखते हैं, तो निबंध का जो फ्लो होता है ना, वो निबंध में रस पैदा करता है ना। तो निबंध ऐसा हो कि जब आपने पढ़ना शुरू किया खुद का निबंध, तो आपको ऐसा मन करे कि मैं एक बार पढ़ूं तो एक सांस में खत्म कर सकूं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं निबंध का फ्लो। वो आपका फ्लो मेंटेन होना चाहिए निबंध का। आप क्या लिखने जा रहे हैं, क्योंकि आपको 500 शब्दों में लिखना है, आपके पास लिखने के लिए ऐसा नहीं कि पूरा जो है आप 10-20 पेज का निबंध लिखना है, ऐसा तो नहीं है। आपको बहुत ही संक्षेप में 500 शब्दों में अपनी बात खत्म करनी है। तो आपकी जो थॉट है ना, जो आप कहना चाहते हैं, वो शुरू हो करके और 500 शब्दों में खत्म होनी चाहिए। मतलब आप अपनी बात को 500 शब्दों में कह पाए तो आपका फ्लो मेंटेन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है निबंध लिखते वक्त कि आप लिखते लिखते जाते हैं, आपको लगता है कि समय ही खत्म हो गया, तो आप आधा लिखते हैं और लास्ट में क्या होता है कि आप कंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती आपको कंक्लूड करना पड़ता है, आपका फ्लो टूट जाएगा, आपका फ्लो टूट जाएगा। फ्लो का मतलब क्या हुआ कि आपने शुरू किया, बिल्कुल एक म्यूजिक की रिदम की तरह होता है, तो आपका अनुवाद जो निबंध है वो भी एक म्यूजिक की रिदम की तरह चलना चाहिए, ठीक है। तो शुरू, इसलिए ये चीजें आपके दिमाग में पहले से क्लियर होनी चाहिए कि आप लिखना क्या चाहते हैं। ये नहीं कि कलम उठा के लिखना शुरू किया तो तय किया कि मुझे क्या लिखना है और कहाँ पे खत्म करना है, नहीं, ये चीजें आपको क्लियर कर लेनी है कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ इसको उठाना है ना, क्या क्या इसके अंदर में शेडिंग देनी है और कहाँ पे ले जाकर हमें इसे खत्म करना है। तो ये चीजें यदि आप 500 शब्दों में कर पाते हैं दिए हुए निर्दिष्ट आधे घंटे के समय में, तब इसका मतलब ये है कि आपका निबंध बढ़िया, और ये संभव है केवल और केवल अभ्यास करने से, है ना। तो इन चीजों का यदि आप अभ्यास निरंतर करेंगे तो ये हो सकता है, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। जो जितना लिखेगा, देखिए लिखना एक कला है, ठीक है, राइटिंग इज एन आर्ट। जो जितना लिखेगा वह उतनी ज्यादा इस कला में महारत हासिल करता जाएगा। इसका कोई मतलब, इसका कोई ना विकल्प नहीं है ना, इसके लिए कोई किताब नहीं है, इसके लिए कोई आप इंटरनेट पे थ्योरीज पढ़ लें, आप बुक मंगा के पढ़ लें, कुछ भी कर लें, कोई आप बहुत सारे निबंध, हाँ निबंध पढ़ लें वो ठीक है, पढ़ लेने से आपके पास ज्ञान आएगा, आपकी शैली आपके दिमाग में कॉपी होगी और आप उसको कॉपी पे उतार सकते हैं, वो एक ठीक है कि आप पढ़ लें। लेकिन पढ़ने के साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण है खुद करके लिखना, यानी कि खुद लिखना। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतनी ज्यादा आपका जो मैं जो जिस प्रवाह की बात कर रहा हूँ, जिस शैली की बात कर रहा हूँ, अच्छा आप सब लोग इतने प्रबुद्ध हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि आप जब लिखेंगे ना और लिखने के बाद पढ़ेंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कम से कम आपकी जो गलतियां हैं ना, आप अपनी 75-80% गलतियां तो खुद पकड़ लेंगे पहली बार लिखने में। आप लिखेंगे, आपको दूसरी बार जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी, ये आपको खुद समझ में आएगा। फिर अगली बार जब आप लिखेंगे आप तो आप उसे इंप्रूव करेंगे, तीसरी बार लिखेंगे आप उसे और सुधारेंगे, चौथी बार लिखेंगे आप, तो ऐसे करते 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 जब आप लगातार निरंतर लिखते जाएंगे तो आप अपनी गलतियों को, खुद भी बहुत सारी गलतियों को सुधार सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन चीजों का एक ही तोड़ है, अधिक से अधिक अभ्यास करें और निरंतर करें। सिस्टमेटिकली यदि आप इसका अभ्यास करते हैं, यह आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होगा, ठीक है। चलिए, और एनी क्वेश्चन? चलिए, तो आज का ये जो सेशन था बहुत सर भी समय मिलना चाहिए अपलोडिंग के लिए, बिकॉज नेटवर्क इश्यूज वगैरह रहते हैं। जी सर, मेरा एक मतलब क्वेश्चन ही था, एक ऐसे मैं ये मतलब मेरी इच्छा है कि सर वो जो आप उसका ट्रांसलेशन का मटेरियल सेंड करेंगे ट्रांसलेट करने के लिए जो पैसेज, वो मेरे को लगता है व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा पढ़ना और वो सब। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी जी जी। चलिए, तो कल मॉर्निंग से आप लोगों को
अनुवाद के पैसेज कल मॉर्निंग 6 बजे से लाइव होने शुरू हो जाएंगे, जैसे पहले लाइव होते थे। हाँ, एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है कि जो अनुवाद पैसेज अभी हम लोग RAPC 1 हमारा जो क्लास ग्रुप था, RAPC 1 में अनुवाद पैसेज हम सबमिट करते थे, उस अनुवाद पैसेज के लिए पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया। 365 पैसेज के लिए वो था, वो 365 पैसेज उसके अंदर में पूरे हो गए। तो अब वहाँ अब नया हमने क्लास ग्रुप RAPC 2 करके बना दिया है। तो अभी उसकी लिंक आपको भेजनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी आप पुराने लोग क्लास जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें हमारे पुराने क्लासरूम में जुड़े हुए हैं, तो उसमें अब आपको नई लिंक नहीं मिलेगी, नए पैसेज नहीं मिलेंगे। नए पैसेज नए क्लासरूम में मिलेंगे, उसके लिए नया लिंक ज्वाइन करना होगा। वो नया लिंक आज रात को मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा। उस नए लिंक के थ्रू आप क्लासरूम में ज्वाइन करें। क्लासरूम में ज्वाइन करने के बाद में आप कल मॉर्निंग से, इनफैक्ट आज का भी पैसेज उसमें आया है, क्योंकि आप लोग है नहीं इसलिए आपको दिखा नहीं होगा। तो कल से जो है आप लोग आज का भी करें, कल का भी करें, और परसों से आपको उसके अनुदित पैसेज भी वहीं आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। संडे को हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, संडे को यानी कि 29 तारीख को हमारा मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये है समय अभिषेक जी। अभिषेक बाकी जी एक बार ना अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले कर दीजिए। अभी जो भी अगर नए कैंडिडेट्स हैं जो अभी ओपन प्लेटफॉर्म है, जो भी नए कैंडिडेट्स हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, सो दैट वो लोग व्हाट्सएप कर देंगे और उनको सारी जानकारी दे दी जाएगी। सर संडे का टाइमिंग क्या रहेगा टेस्ट का? देखिए, बहुत सारा कुछ मैं आप लोगों के लिए दुनिया भर का मटेरियल लिख करके इधर बाएं दाएं लिख करके लाया था। संतोष जी सारा मटेरियल आप लोग हमको बताने नहीं दिए, सब पहले बता दिए बहुत छोटे में ही। चलिए ठीक है, क्लास में आप बता दीजिएगा। नहीं ऐसे जस्ट ऑन लाइटर नोट। ये नंबर है। सबसे पहले तो आप सभी लोग इस नंबर को, अच्छा एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग ने ये नंबर सेव नहीं करते हैं, इसीलिए आप लोगों को ना हमारे जो मैसेजेस है ना वो मिलते नहीं है। आपको ये नंबर अपने फोन बुक में अक्ष फाउंडेशन के नाम से सेव करने हैं। ये AI बेस्ड सिस्टम है, जो लोग इसको सेव करेंगे उन्हीं को हमारे मैसेजेस जाएंगे, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि जैसा आप सब जानते ही हैं कि हमारा जो एक पेड बैच ग्रुप है, जो कंट्रीब्यूशन बेस्ड ग्रुप है, उसमें सभी UPSC इंटरव्यू वाले भी हैं सब। तो सारी चीजें वहां पे शेयर कई बार करना मेरे लिए बहुत मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए मैं अलग अलग इंडिविजुअली हमने इस तरह का सिस्टम किया है कि इंडिविजुअली आपको आपके लिंक्स जाते हैं। जो UPSC इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको अलग लिंक जाता है, जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको अलग लिंक जाता है, तो अलग अलग लिंक जा रहा है। इसीलिए आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग ये नंबर सेव कर लें, ताकि सभी को, कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमें जो वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस की लिंक ही नहीं मिली, जबकि हर दूसरे दिन मैं लिंक शेयर करता हूँ, इंडिविजुअल शेयर करता हूँ। तो चूंकि आपने नंबर सेव नहीं किया इसलिए आपको लिंक मिलता नहीं है। इसीलिए सभी से आग्रह है कि आप ये नंबर को अपने फोन बुक में कॉन्टेक्ट लिस्ट में अक्ष फाउंडेशन के नाम से जरूर सेव कर लें, ताकि आपको जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। और सर वो जो आप ट्रांसलेशन के लिए कभी न्यू ग्रुप जिसमें वो पैसेज सेंड करेंगे, तो उसका वो किस नाम से रहेगा? वो चारू जी पूछ रही है, कौन पूछ रहा है? जी सर, हाँ जी, मैं चारू जी पता लग जाएगा, और जो भी है वो सब आपको ना समय से समय हम कम्युनिकेट कर देंगे, आपको पता लग जाएगा। थैंक यू सर। कनुप्रिया जी, ये नंबर है 8591672513। आपको दिख नहीं रहा है क्या? मैं एक बार मैसेज में भी डाल दूं। सर संतोष बोल रहा हूँ। हेलो 72513। जी संतोष। हेलो जी संतोष जी। सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि इससे लिखते समय जो बीच में हेडिंग्स होती है, हेडिंग करके लिखना है कि हम सिर्फ पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे? मैं बहुत देर से सोच रहा था कि ये शांति एंजॉय नाम तो शांति दिख रहा है और फोटो लड़के का दिख रहा है, ये है कौन? शांति। जी सर बता दीजिए। अच्छा हाँ, बताइए संतोष, बोलिए। सर वो जो बीच में से हमको हेडिंग डालना है किसी टॉपिक का, तो हम उस पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, टॉपिक लिख के उसके बाद लिखें आगे बढ़ा के? ये पिछले वर्ष से लगातार कंटिन्यूअस इस विषय पे बहुत चर्चा होती रही है, और यह अभी तक का बोल सकते हैं कि एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मतलब काफी चर्चा हम लोगों ने पिछले वर्ष भी इसको लेकर के करी थी कि हेडिंग दे करके लिखना है कि हेडिंग नहीं दे करके लिखना है। जैसे कई सारे एग्जाम्स के लिए, UPSC वगैरह के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, पैराग्राफ दे करके लिखे, पैराग्राफ दे करके लिखे। तो ये अंततः हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे। बहुत लंबी चर्चा चली थी इस पर,
और बहुत सारे लोगों ने इस पे अपने मत दिए थे, ओपिनियन आया था, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट और उसको लेकर के संदर्भ शेयर किए गए थे। एग्जैक्टली साहिल जी सही कह रहे हैं। तो हम लोग आखिर में इस नतीजे पर पहुंचे थे कि एक तो डिपेंड अपॉन द टॉपिक कि टॉपिक क्या है, दूसरा कि आपको, आप जो लिखते हैं, जैसे अगर मुझे लिखना हो तो मैं तो हेडिंग देके ही लिखूंगा, चाहे मुझे कोई कैसे भी सजेस्ट करे, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर मैं थोड़ा आलसी किस्म का आदमी हूँ, तो जैसे अगर मैं कॉपी जांचने मान लीजिए बैठूं तो मेरी लाइन बाय लाइन पढ़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो मैं क्या देखूंगा, हेडिंग देख देख के नंबर दे दूंगा कि अच्छा ये बच्चा ने इतना हेडिंग दिया है, मतलब इसके पास इतना नॉलेज है, कवरेज इसकी ज्यादा है ना। तो हेडिंग देख देख करके और कहीं कहीं थोड़ा वर्तनी और ये सब देख करके मैं मार्क्स दे सकता हूँ, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा। मैं एक मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो वैसे ही कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, अगर ये हेडिंग दे करके क्या चाह रहा है बच्चा कि केवल हमको हेडिंग में ही ये घुमा देना चाह रहा है, उसके अंदर कुछ भी लिख के, जैसे पहले ऐसा होता था ना कि आप जब एसएसटी के पेपर लिखो तो हेडिंग में बढ़िया सही डाल दो, उसके बाद अंदर में कुछ भी लिख करके और आगे निकल जाओ, तो उस तरीके से। तो कुछ लोग उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते नहीं है। तो ये अगेन डिपेंड करता है कि आपकी लिखने की शैली क्या है, आप कितने इलेबोरेटिव हैं, कितने व्याख्यात्मक आप लिखते हैं, और चीजों को आप कितनी जल्दी कितने शब्दों में समेटने की आपकी जो लेखन है वो कितना ज्यादा प्रभावी है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इसको लिख सकते हैं। और 2-4 बार आप लिख करके, हमने पिछले बार यह भी प्रैक्टिस करके देखा था, यह भी अभ्यास किया था कि हमने एक ही ऐसे को बिना मतलब पैराग्राफ में लिखा और हेडिंग देके लिखा, फिर दोनों को पढ़ के देखा, समझ के देखा, फिर लगा कि नहीं ये वाला मेरे लिए सही है, तो फिर वैसे लिखें, और दोनों ही चीजें सही है। ओके जी सर, थैंक यू सर। संतोष जी, अभिषेक जी। जी हाँ, नहीं कुछ विशेष नहीं, मैं ये पिछले 22 का कट ऑफ जो है, फाइनल कट ऑफ, कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे, मैं अपडेट नहीं किया था, वो डिलीट हो गया था अपलोड शेयर करते समय, पता नहीं जैसे मैंने अभी अपडेट कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अच्छा ये नंबर का रेलेवेंस क्या है, प्लीज प्रोवाइड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऐसे। बिल्कुल रीना जी, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर प्रोवाइड करेंगे जो हमें लगता है कि हम इंपॉर्टेंट है। और वैसे हमारे लिए मेरा ये मानना है कि इंपॉर्टेंट के बजाय वाइड कवरेज वाले टॉपिक हम कराने का प्रयास करेंगे। मतलब एक टॉपिक कराने से आप बहुत सारे टॉपिक कर सकें, मतलब एक टॉपिक हमने आपको कंटेंट दे दिया, तैयारी करा दी, उस एक ऐसे को लिखने से उससे संबंधित 5, 7, 10 विषय आप और लिख सकें। इस तरह के ज्यादातर विषय हम चुन करके और आपसे उसके ऊपर निबंध लिखवाने का और उसका कंटेंट आपको अभ्यास कराने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर हम लोग 50 एसेज मान लीजिए प्रैक्टिस करा रहे हैं तो कम से कम आपका 500 विषयों का अभ्यास हो जाए। ये हमारा मतलब इस तरीके से इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग एसेज के टॉपिक आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, इस नंबर का रिलेवेंस ये है, जो नंबर मैंने आपको बताया उस नंबर पे आपने एक व्हाट्सएप भेजना है, उसमें आपका नाम, आपका सिटी भेजना है। जैसे आप अपना नाम और आपका सिटी भेजेंगे तो आपको एक रिवर्ट मैसेज आ जाएगा, उसमें लिंक रहेंगे। जैसे अगर आप एसएससी पे जेएसटी के पेपर 2 के लिए यदि आप हमारे साथ में मिलकर के प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उस लिंक के थ्रू आप आ सकते हैं। यदि आप यूपीएससी जेटीओ के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, जिसके लिए हम लोग प्रतिदिन हमारा सेशन चलता है, सुबह मॉर्निंग 6:50 से चलता है और उसकी रिकॉर्डेड सेशंस रहती हैं। मॉक टेस्ट हम लोग अगले संडे से शुरू कर देंगे, उसका मॉक इंटरव्यू भी शुरू हो जाएगा। तो मॉक इंटरव्यू और कंटिन्यूअस उसका हमारा डेली सेशन चल रहा है, जिसमें कि हम लोग लाइव चर्चा करते हैं इंटरव्यू के प्रश्नों के ऊपर, और अभी तक हम लोग लगभग 80 प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। कल के सुबह के सेशन में हमारा संविधान की 8वीं अनुसूची और वार्षिक कार्यक्रम से संबंधित सेशन है। आज के सेशन में हमने राजभाषा नियम 1976 किया था। कल बीते हुए कल में जो सेशन था उसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति का आदेश और राजभाषा संकल्प किया था। उससे पहले हमने राजभाषा अधिनियम। तो इस प्रकार से हम लोग लगातार जो है हाँ बिल्कुल रितु जी, सभी को वो पर्सनल मैसेज करना है, मतलब उस नंबर पे आप डायरेक्ट पर्सनल मैसेज करेंगे तब आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, चलिए। जो एसे का टॉपिक नहीं, अभी डेली प्रोवाइड नहीं करेंगे। अभी एसे का टॉपिक हम लोग 2 या 3 टॉपिक पर वीक करेंगे और संडे को हम टॉपिक देंगे आपको। धीरे धीरे हम लोग इसको बढ़ाएंगे। इस बार क्या फाइनल कट ऑफ हो सकता है पेपर 2 के बाद बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। आप तो लिख के हाँ, आप कैसा लिखते हैं उसके ऊपर तो डिपेंड करेगा। पेपर एग्जाम से पहले ही आप कट ऑफ पूछ लेंगे तो कैसे बताएंगे हम। बहुत जल्दीबाजी होगी, अभी कुछ भी बोलना है इस पे। चलिए, बहुत 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 बढ़िया। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के उत्साह और आप लोगों के जिज्ञासा को, आप सभी लोगों को नौकरी
सबकी चाह होती है कि जल्दी हो जाए, इवनिंग अभिषेक जी, यूपीएससी। विजेंद्र जी, अगर ये एक बहुत यक्ष प्रश्न है। मैं बहुत बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं रात को 9:30 बजे से केवल उन लोगों के लिए, देखिए सेशन तो टाइमिंग तो चेंज नहीं होगा, टाइमिंग तो मॉर्निंग का रहेगा ही, मॉर्निंग में सेशन यूपीएससी इंटरव्यू का चलेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे आप, मुझे पता है कि आप नहीं अटेंड कर पाते हैं अपने ऑफिस की वजह से, जो लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए मैं बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं रात को 9:30 से 10:30 1 घंटे का केवल प्रैक्टिस सेशन करूँ। नहीं हो पा रहा है कुछ ना कुछ कारण की वजह से, लेकिन मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन में मैं इसको शुरू करूंगा, केवल ईमानदारी से उन लोगों के लिए जो लोग सुबह नहीं आ पाते हैं। ऐसा नहीं कि शाम को शुरू किया तो सारे लोग शाम को आना शुरू कर दें और सुबह सुबह की क्लास तो चलेगी, ठीक है ना। तो सुबह जो आ सकते हैं सुबह आए, सुबह बहुत अच्छी क्लास होती है, बहुत बढ़िया चर्चा होता है। मतलब आप समझ ले कि इंटरव्यू की इतनी बढ़िया तैयारी वहां पे सुबह में चल रही है, बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है ना। सब लोग बोलते हैं, उसमें हम कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ आप लोग बोलते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो तो चलता ही रहेगा। शाम के लिए हम बिल्कुल, मुझे पता है आप लगातार इस बात के लिए मेरे से कह रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं, तो हम करेंगे शाम को 1-2 दिन में शुरू करेंगे। जी संतोष सर कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं बोल रहा था कुछ एक दो लोगों का प्रश्न था कि सर पिछले बार कितने सिलेक्ट हुए थे इस प्लेटफॉर्म से, तो अगर आपको याद हो तो थोड़ा जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि जेटीओ का तो अभी ईएसआईसी और ईपीएफओ जेटीओ के उस समय जितने देखिए भी कैंडिडेट थे, पिछली बार लगभग 40-42 लोग थे हमारे साथ जिन्होंने लगातार प्रिपरेशन करा था, 40 के आसपास थे। तो 40 में अब, मुझे लग रहा है कि 8-10 लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जो फाइनली सिलेक्टेड है ना। सर जहां तक मैं जान रहा हूँ 21 लोगों का हुआ अच्छा है। अच्छा, हाँ मैंने डाला था उस समय, मुझे ठीक जी है। सर, उस समय जीएसटी में 21, बाकी और पटना हाई कोर्ट और मिला के तो अधिक हो गया। हाँ नहीं, ओके, पटना हाई कोर्ट में तो मेरे पास कम थे लगभग। पटना हाई कोर्ट में तो बहुत, पटना हाई कोर्ट तो 16-17 बच्चे ही थे, जिसमें कि 7-8 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। हो गया 43 में 6-7 लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने हमारे साथ में पटना हाई कोर्ट की प्रिपरेशन करी थी। यूपीएससी इंटरव्यू में बहुत अच्छा मिरेकल हुआ, जितने लोगों ने तैयारी करी, एक आध लोगों को छोड़ करके यूपीएससी सभी का सिलेक्शन हो गया था जी, मतलब यूपीएससी सिलेक्शन हो जेटीओ गया जेटीओ में, टायर वन के टायर 1 एग्जाम। में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि टायर 2 में भी लगभग सभी लोग थ्रू होंगे, जिस तरीके से तैयारी चल रही है। इंटरव्यू में बढ़िया रिजल्ट, मुझे संभावना अच्छा रिजल्ट आएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है। तो अगर सभी लोग मिरर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो जितने लोग हैं सुन, यहाँ पे सब हैं, सब सुन रहे होंगे, है ना। तो भाई इतना पब्लिकली बोल रहा हूँ तो मेरी लाज भी आप लोग रख लेना, है ना। और ये सिर्फ सुबह के प्रैक्टिस से नहीं होगा, मिरर प्रैक्टिस भी आपको लगातार करते रहनी है, ठीक है ना। चलिए ये है। सर और यूपीएससी वाला जो इंटरव्यू है वो मतलब एक्सपेक्टेड डेट कब तक होगा? सर उसके लिए थोड़ा डर लग रहा है। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। देखिए यूपीएससी है ना, इसके बारे में तो क्या बताएं। हम लोग तो सोच रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा शायद, क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शंस भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो हो सकता है कि जल्दी हो जाए। बाकी देखिए, मैं तो ऐसा सर टीयर एक्सपेक्ट 2 कर के रहा तो था बाद कि होगा ना? दिसंबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी मुझे ऐसा संदेह लग रहा है, क्योंकि देखिए इतने सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, और डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी पहले करने के बाद तब इंटरव्यू होता है। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा डिले करें। कमीशन है, क्या बोल सकते हैं। नहीं तो जितनी जल्दीबाजी में उन्होंने रिजल्ट निकाला फटाफट फटाफट, ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी कर देंगे वो लोग। पर अभी तक उन्हें एक तो मतलब लिस्ट जारी, संतोष जी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी तक उन्हें एक लिस्ट जारी कर देनी चाहिए थी। जी, अभी देखिए यूपीएससी के पास क्या है कि ये सेकेंडरी होता है, जो भी इस टाइप के ओआरए और स्पेशल रिक्रूटमेंट होते हैं ये सेकेंडरी होता है। प्राइमरी उनका जो शेड्यूल्स है उस पर विशेष काम करते हैं। तो जैसे उनको विंडो मिलता है उसके हिसाब से काम करते हैं। आपको अपना ईएसआईसी जो एडी के लिए था, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे उनको ओपन विंडो मिलेगा उसी हिसाब से करते हैं। एडी का तो 2019 में नोटिफिकेशन निकला और 2023 खत्म होने वाला, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, नहीं तो हुई है, जी पंचवर्षीय योजना हो गई है। बिल्कुल। हाँ, इंटरव्यू डेट आने में फाइनल और होने के बीच में आपको कम से कम 15 दिन का समय मिलेगा, मिनिमम 15 दिन आपको समय मिलेगा। अभी एक महीना स्क्रूटनी नहीं, लिस्ट जब जारी हो जाएगा उसके बाद से तो इन लोगों को 45 डेज का टाइम मिल जाएगा। डेट नहीं मतलब हाँ, फाइनल लिस्ट जब जारी होगी ना आपकी, फाइनल लिस्ट कि इतने लोगों को फाइनली बुलाया गया है, तो उसके बाद मतलब कम से कम तो 15 दिन का समय मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक है। पारुल जी, हम इसकी वीडियो डाल देंगे, एक बार आप देख लीजिएगा, पता ले लें। चलिए ठीक है, फिर आज के इस सेशन को हम हाँ, आज के सेशन को हमें पे कॉल ऑफ Conclude करते हैं। करते हैं। हमारा अगला जो लाइव सेशन रहेगा पेपर 2 के लिए, हम फ्राइडे को फिर लाइव सेशन के लिए मिलेंगे। और बाकी इस वीक में, चूंकि ये वेडनेसडे फ्राइडे होगा, बाकी जो हमारा थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे वाला TTS वाला जो सिस्टम है, उसी सिस्टम में हमारी क्लासेज आगे चलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि सभी लोगों को। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर।